हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीडीएस अकेडमिया। आई एम विकास कुमार और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और गाइज यार, आई अपोलोजाइज फॉर योर लॉस। एक्चुअली कल शाम की भी क्लास वाईफाई की वजह से थोड़ी सी मेरे को अपलोड करनी पड़ी थी और ये क्लास भी हमारी लाइव शेड्यूल थी एंड आई एम अपलोडिंग इट आफ्टर रिकॉर्डिंग बिकॉज थोड़ा सा मेरे वाईफाई के साथ इशू है टुडे। मैंने रिक्वेस्ट डाली है सो दे विल कम एंड रिजॉल्व दिस टेक्निकल इशू। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट डोंट वरी, आपका लॉस नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ है, मैं वही सारी चीज़ें कंजंक्शन की जो हम लाइव क्लास में डिस्कस करने वाले थे हाँ आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। सो जय हिंद एवरीवन, ध्यान से वीडियो देखना एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो शुरू करते हैं जी, बात करते हैं आज की जो हमारी क्लास है, जो लेक्चर है रहने वाला है कंजंक्शंस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कंजंक्शंस की। तो बड़े ही प्यार मोहब्बत से कंजंक्शंस की बात करते हुए जाएंगे और समझेंगे कि कंजंक्शंस कैसे हैं, क्या होते हैं, क्या क्या यूजेज हैं इनके, कैसे कैसे हम सेंटेंस में अलग अलग तरीके से इनको यूज कर सकते हैं और वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो कंजंक्शन की मैं बात करूं तो भैया बेसिक सी चीज है, पूरी दुनिया जानती है कि कंजंक्शंस को हम जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है सर, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है तो हम भी जानते हैं। तो कंजंक्शंस क्या बोले जाते हैं, उनको बोलते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स का मतलब क्या भैया, ये किसी भी चीज को जोड़ देते हैं। मतलब सर, मतलब ये आपके वर्ड टू वर्ड, अगर हम बात करें कि भाई कंजंक्शन किस किस को जोड़ते हैं, तो सिंपल सी बात है, वर्ड को वर्ड से जोड़ देते हैं। उसके बाद आप बात करो सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ देंगे, सेंटेंस सेंटेंस को जोड़ देंगे, फ्रेसेस को भी जोड़ देते हैं, ये फ्रेज को फ्रेज से जोड़ देंगे। और आप बात करो तो भैया ये क्लॉज को भी जोड़ देते हैं, दे ऑल्सो ज्वाइन क्लॉज टू क्लॉज। अब बात यह है कि ठीक है सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन इतना जानने से हमारा सीडीएस का बार पार नहीं होगा। तो हमें काफी डिटेल में कंजंक्शन के बारे में समझना है और मैं इतने आसान तरीके से आज आपको कंजंक्शन समझा के जाने वाला हूं। आपने एडजेक्टिव वगैरह सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ आया होगा कि मैं किस तरीके से आपके सामने चीजें रखता हूं। तो अब कंजंक्शन की बात कर लेते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा, आई फेल्ड बिकॉज आई डिडंट स्टडी। भैया मैं फेल क्यों हो गया, मैं भैया इसलिए फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो अब मैं आपसे कहूं इसमें कंजंक्शन क्या है, आप कहोगे सर बिकॉज इज कंजंक्शन। मैं कहूंगा क्यों है, तो आप कहोगे कि इस कंजंक्शन बिकॉज ने कहीं ना कहीं दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। अगर मैं ये सेंटेंसेस ऐसे लिखता, आई फेल्ड, और दूसरा सेंटेंस लिखता आई डिडंट स्टडी, तो इस बात से आप सिंपली देख सकते हो कि हाँ भैया सेंटेंस नंबर 1 भी अपने आप में मेरा कंप्लीट सेंटेंस था, सेंटेंस नंबर 2 भी मेरा अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस था, आई फेल्ड आई डिडंट स्टडी। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा मेरे किसने, बिकॉज ने, दैट्स व्हाई इसको हमने बोल दिया क्या, कंजंक्शन। और भी देखते हैं, और भी देखते हैं। मैंने लिखा राम एंड रानी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो भैया एक राम है और एक रानी है, दोनों भी बेस्ट फ्रेंड हैं एक दूसरे के। तो अगर वो बेस्ट फ्रेंड है तो हमने कहा एंड ने जोड़ा, एंड ने जोड़ा, तो एंड मेरा हो गया कंजंक्शन। एंड मेरा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल्स जितने ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा क्लियरेंस आपको आएगा। सिंपल सी बात मैंने बोली, भैया ऋतु वॉज इंटेलिजेंट, ऋतु वॉज इंटेलिजेंट बट, ऋतु तो भैया होशियार थी, बट हर सिस्टर वॉज डल। ऐसा अक्सर हम देखते हैं कि दो भाई बहन अगर एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक बहुत होशियार होता है और दूसरा नहीं होता, तो ऋतु वॉज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर वॉज डल। तो आप कहोगे कि सर बट ने दो सेंटेंस को जोड़ा। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग लिखें, इफ वी ट्राई टू राइट दिस सेंटेंसेस सेपरेटली, देन वी कैन सिंपली राइट देम लाइक दिस, ऋतु वॉज इंटेलिजेंट। हम सिंपली लिख सकते हैं ना ऋतु वॉज इंटेलिजेंट, और दूसरा मैंने लिखा हर सिस्टर वॉज डल। तो कहीं ना कहीं हमारे ये दोनों सेंटेंसेस को बट ने जोड़ा, दैट्स व्हाई बट को हमने क्या बोल दिया, कंजंक्शन। जंक्शन तो वैसे भी हम ऐसी चीजों को बोलते हैं जहां पे बहुत सारी चीज आकर के जुड़ती हैं। तो कंजंक्शन हमने बोल दिया बट को। तो मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए, कहीं ना कहीं से आपको आइडिया लगा होगा कि भैया किस तरीके से हमारे कंजंक्शन जो है सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इतना कहने सुनने से बात नहीं बनेगी। तो अब जरा चलते हैं डेप्थ में और गहराइयां नापते हैं इस कंजंक्शन की। तो हमारे बेसिकली 2 टाइप के कंजंक्शन है। सबसे पहला होता है आपका कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। पहला क्या होता है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन।
तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होता है इसको समझो। देखो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की मैं बात करूं, दिस इज बेसिकली अ कंजंक्शन जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या है इसके बारे में मैं एक लाइन आपको बताऊंगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल जबरदस्त क्लियर हो जाएगा। मैं यहां लिखता हूं कि ये वो कंजंक्शन होते हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। और मैं इनकी बात करूं, ये कनेक्ट करेंगे आपके वर्ड्स के फ्रेसेस को, हर चीज को, इक्वल इंपॉर्टेंस की जो चीजें होंगी आपकी, और उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोल देंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल देखो, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में लिखता हूं, मैं लिखा ही इज अ डॉक्टर, दूसरा मैंने लिखा ही इज अ टीचर। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि आप ये कह सकते हो क्या कह सकते हैं हम, कि अगर हमें एक बंदा है भैया वो डॉक्टर है, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डॉक्टर जो है वो टीचर भी हो? भाई डॉक्टर भी लेक्चरर होता है, आपके जाते हैं लेक्चर्स देने के लिए अलग अलग जगह, ठीक है। तो हमने बोला कि इन दोनों सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है, और सेंटेंस नंबर 1 मेरा, सेंटेंस नंबर 2 दोनों ही मेरे दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंटली कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को जो हमारे कंजंक्शन जोड़ते हैं उन्हें हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। वो आपका एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, नॉट ओनली, नाइदर, और बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। तो अगर हमें इस सेंटेंस को जोड़ना है तो हाउ वी विल राइट दिस, वी विल राइट दिस लाइक दिस कि ही इज अ साइंटिस्ट, सॉरी ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर एंड टीचर। तो मैंने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया एंड से, तो ये मेरा बन गया भाई साहब कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अब जरा आगे चलते हैं, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं, मैं और एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा, एक सेंटेंस है मेरा, राहुल इज गोइंग होम, दूसरा सेंटेंस है मेरा, सीमा इज गोइंग होम। राहुल भी घर जा रहा है भैया और सीमा भी घर जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप फिर से समझ गए कि सर बोथ द सेंटेंसेस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो हम इनको कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं। तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि राहुल एंड सीमा आर गोइंग होम। अब शुरू के 10 मिनट जैसे मैं बताता हूं कि मैं कोई भी टॉपिक इंग्लिश का शुरू करता हूं, तो शुरू के 10 मिनट में जबरदस्त बेसिक बताता हूं आपको, ऐसे कि आप भी सोचो कि अरे सर ये तो हमें आता है, कुछ और बढ़िया चीज बताओ। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, फिर आपका सर चकराता जाएगा। तो राहुल एंड सीमा हमने बात की। अब जरा एक और चीज बता दूं मैं आपको, जब इतना सब कुछ हो गया बाबू भैया तो ये भी बता दिया जाए। तो मैंने कहा राहुल और सीमा, आप देख सकते हो राहुल भी मेरा नाउन है और सीमा भी मेरा नाउन है, तो दो नाउन को जोड़ा मेरे एंड कंजंक्शन ने। अच्छा सर और भी कुछ जोड़ सकते हैं क्या? ये एडवर्ब को जोड़ सकते हैं? क्यों नहीं जोड़ सकते एडवर्ब को? देखो कंजंक्शन जो है, क्या सर वो एडवर्ब को नहीं जोड़ सकते? क्यों नहीं जोड़ेंगे भैया, ये सब जोड़ते हैं। मैंने लिखा, मैं लिखता हूं, ही राइट्स, ही राइट्स केयरफुली एंड क्लियरली, कि भैया वो काफी ध्यान से और काफी क्लियर लिखता है। तो भैया बात यहां सिंपल सी आपको समझ आ गई कि अरे सर ये तो मेरा एडवर्ब है, मैं कल ही सीख के आया हूं आपकी क्लास से, और सर ये भी मेरा एडवर्ब है, और इस एंड ने मेरे दो एडवर्ब को जोड़ा। तो सिंपल सी बात आपको अब तक ये समझ में आई कि कंजंक्शन आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स, वो किसी भी चीज को जोड़ सकते हैं। और जब वो दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो वो आपका हो जाता है क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बात यहां खत्म नहीं होती, एग्जांपल्स की लाइन लगा देंगे, क्योंकि कंजंक्शन समझने के लिए भैया एग्जांपल की तो भरमार होनी चाहिए हमारे पास। अगर और भी एग्जांपल लिखता हूं मैंने लिखा, अ फ्रॉग, a frog can live in water and on land। तो आपने कहा हाँ सर
अगर हम इन सेंटेंस को अलग अलग भी लिख सकते थे, अ फ्रॉग कैन लिव इन वाटर, अ फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड, तो भैया हम बोल देते कि हमने इसको ज्वाइन किया तो ये मेरा होगा क्या, कंजंक्शन होगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरा एक और सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस है आई बॉट स्नैक्स एंड वाइन, आई बॉट स्नैक्स एंड वाइन फॉर द पार्टी टू नाइट। कि भैया मान लो आज आपकी महबूबा आ रही है, आपको पार्टी करनी है, आप लेकर के आए स्नैक्स और वाइन लेकर के आए, आपने बड़े खुश हो, आपने बोला आई बॉट स्नैक्स एंड वाइन फॉर द पार्टी टू नाइट। लेकिन आप उस पार्टी में कंजंक्शन पढ़ाने मत लग जाना, लेकिन आप क्योंकि आपके साथ फिर जो होगा वो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कहा सर बिल्कुल सही बात है, ये मेरा कंजंक्शन है और ये मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों है, क्योंकि मैं सिंपली लिख देता आई बॉट स्नैक्स फॉर द पार्टी टू नाइट, आई बॉट वाइन फॉर द पार्टी टू नाइट। अब मैंने दोनों को जोड़ दिया कि आई बॉट स्नैक्स एंड वाइन फॉर द पार्टी टू नाइट। बात खत्म हो गई, ठीक है, बात तो खत्म हो गई। चलते हैं जरा आगे। अब देखो और भी सेंटेंस देखो। अब क्या हो कि सर मेरे अगर अब तो हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, स्नैक्स वाइन लैंड वाटर, तो दो चीजों में तो आपने बता दिया कि हम कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। सर व्हाट इफ देयर आर मोर देन टू थिंग्स, तो भैया फिर कॉमा लगा दो। मैंने लिखा देयर इज, ठीक है, देयर इज अ लाइब्रेरी कॉमा अ रेस्टोरेंट, there is a library comma a restaurant and a park in the campus। भैया मेरे कॉलेज कैंपस में एक लाइब्रेरी है, रेस्टोरेंट भी है, पार्क भी है। बात यहां खत्म हो गई। तो कई बार आप एंड की जगह कॉमा लगा देते हो। कितनी कितनी बेसिक सी बात है मैंने जो आपको बताई है। तो फटाफट से जब ये बात आपको आती ही है तो क्यों ना ऐसी बातों पर चला जाए जो आपको नहीं आती। आइए जरा बढ़ते हैं आगे। तो ये मेरा होगा कंजंक्शन। चलते हैं जरा आगे। आइए अब देखो कई जगह क्या होगा कि आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे कि आप एंड यूज करो या एज वेल एज यूज करो। ठीक है, आप एंड यूज करो या एज वेल एज यूज करो। मैं आपको बता देता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, वो चीज समझो। जैसे एक होता आपका एज वेल एज, दूसरा है आपका एंड। ठीक है, दूसरा है आपका एंड। तो आप जरा ध्यान रखना अपने सेंटेंसेस में कि दोनों का यूज हालांकि आपको सिमिलर लगेगा जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह इनको यूज करोगे, लेकिन एंड इज बेसिकली यूज्ड, एंड इज बेसिकली यूज्ड जब आप किसी जनरल टोन में बात कर रहे हो, और एज वेल एज आप यूज करोगे जब आप किसी चीज पे स्ट्रेस देना चाहते हो। ठीक है, लेकिन अब बात वही कि सर फिर गलत कौन सा होगा। मैं सेंटेंस लिखता हूं, फिर देखना। मैं जो है सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है। मैंने लिखा एम्फीबियंस कैन सर्वाइव, amphibians can survive in water as well as on land। अब देखो यहां पे मैंने as well as को यूज किया एज अ कंजंक्शन, तो मैंने as well as यूज किया तो मैंने स्ट्रेस दी। भाई एम्फीबियंस जो हैं वो ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर पे तो रहते ही हैं, लेकिन साथ की साथ वो जमीन पे भी रह लेते हैं। तो ये मैंने जब भी मैं स्ट्रेस देने का काम करूंगा अपने सेंटेंस में, तो मैं क्या यूज करूंगा, एज वेल एज यूज करूंगा। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं एम्फीबियंस कैन सर्वाइव इन लैंड एंड सर्वाइव इन वाटर एंड ऑन लैंड, तो बात तो वो भी ठीक थी, लेकिन यहां पे स्ट्रेस देनी है मेरे को, तो मैं एज वेल एज का यूज कर दूंगा। और यहां पे मेरे को स्ट्रेस नहीं देनी, जनरल सेंस में सेंटेंस लिखना है तो मैं एंड का यूज करूंगा। बात खत्म, ठीक है, मेरी बात खत्म। मैंने कहा, जैसे मैं अपने बारे में बात कर लेता हूं, मैंने कहा विकास teaches geography as well as English। मैंने कहा कि भाई विकास ज्योग्राफी तो पढ़ाता है लेकिन वो इंग्लिश भी पढ़ाता है, तो मैंने अगर स्ट्रेस दी तो मैं एज वेल एज का यूज करूंगा। बात बस इतनी सी थी और आई होप सबको क्लियर होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं जरा आगे। अब जरा बढ़ते हैं आगे तो फटाफट से देखेंगे एक बात। आइए नेक्स्ट,
अब देखो चलते हैं और अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ कंजंक्शन की, जो मेरा रहने वाला है क्या, पहला मेरा था कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा है मेरा सब कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, चलो अभी हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ा। अब देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मैंने तुम्हें एंड समझा दिया, एज वेल एज समझा दिया। एक और चीज समझा देता हूं, आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट भी यूज होता है कई बार। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट से हमारा कब यूज होता है सर? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट इज बेसिकली यूज्ड जब हम किसी भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की बात करेंगे। कैसी बात करेंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, आप जानते हो, उसमें हम बट लगाते हैं कि भाई मैं तुमको, ठीक है, आप वो सबसे जो है कॉमन सेंटेंस आपने सुना होगा, आई लाइक यू बट आई डोंट लव यू। आप देखते हो दोनों ही कितने कोऑर्डिनेटिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, सबका दिल दुखाया ऐसे स्टेटमेंट ने कि भाई मैं तुमको चाहती हूं पर प्यार नहीं करती। अरे वाह, ये क्या बात हुई? आज तक इसका मतलब समझ नहीं पाया कोई इंसान। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि ये बट जो है कभी सॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस में आता है कि भाई मेरा दोस्त बहुत अमीर है लेकिन आज तक उसने पार्टी नहीं दी। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या यूज करोगे? बट यूज करोगे। ठीक है, मेरा दोस्त बहुत अमीर है लेकिन आज तक उसने कभी पार्टी नहीं दी। तो ऐसे दोस्त भी होते हैं। तो जरा देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग स्टेटमेंट में आप जो है बट यूज करोगे हमेशा, और जहां कोऑर्डिनेटिंग स्टेटमेंट नहीं होंगे वहां तुम बट यूज नहीं करोगे। तो जरा सिंपल से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वही एग्जांपल देख लेते हैं। मेरा दोस्त बड़ा अमीर है, ही इज वेरी रिच बट, ही इज वेरी रिच बट, भैया बहुत अमीर तो है, ही इज वेरी रिच बट ही वॉन्ट हेल्प मी। भैया बहुत अमीर है पर मेरी मदद नहीं करेगा। ठीक है, कंजूस आदमी है। दूसरा सेंटेंस में बताता हूं, तो आप बट का यूज कर रहे हो जब आप कहां पे हो? जब आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की बात कर रहे हो। वही स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, आई लाइक यू बट आई डोंट लव यू। इससे मिलता जुलता एक और स्टेटमेंट होता है जिसने आपका दिल दिखाया होगा, वो भी लिख देता हूं, आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड। तो ऐसे जो भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होंगे उनमें आप हमेशा क्या यूज करोगे? आप सिंपल सी बात है, बट का प्रयोग कर दोगे। अब जरा बढ़ते हैं आगे और दूसरी टाइप का कंजंक्शन समझते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। तो दूसरी टाइप का हमारा कंजंक्शन जो है वो है मेरा सबऑर्डिनेटिंग। पहला था कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा है मेरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलिए बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। देखो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो बहुत टाइप्स का होता है। ठीक है, हमारा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। कैसे कैसे? कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ कॉज, पर्पस, कंडीशन, प्लेस, रिजल्ट, कंसेशन, कंपैरिजन। आप कहोगे कि सर नहीं, बिल्कुल नहीं सर, और मैं भी यही कहूंगा आपसे, नहीं भैया, हमें मतलब ही नहीं है वो कितने भी टाइप का हो। हमें वी डोंट केयर कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भैया कितने टाइप का है, हम बात भी नहीं करेंगे उसकी। हम बस समझेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। चलो अब क्या होगा कि जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये ऐसे कंजंक्शन है विच विल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर कंप्लीट मीनिंग। ये क्या होगा कि इनके जो दोनों सेंटेंसेस है ना, दे विल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर कंप्लीट मीनिंग। और कोऑर्डिनेटिंग क्या थे? वो इंडिपेंडेंट थे फॉर कंप्लीट मीनिंग। आइए जरा बात कर लेते हैं कि सर आखिर कहना क्या चाहते हो, तो बताते हैं भैया क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैंने बात की, ठीक है, मैंने लिखा ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज इल। कि भैया वो इतना बीमार था बेचारा कि पेपर देने गया, उसकी हालत खराब हो गई। ठीक है, इतना बुखार था उसको, उसने आंसर शीट पर हाथ रखा, आंसर शीट जल गई।
बेचारा फेल हो गया, ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज इल। अब वो फेल क्यों हुआ है, तो इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से रिलेशन में है कि नहीं है, डिपेंड कर रहा है कि नहीं। भाई क्यों फेल हुआ है, क्योंकि वो बीमार था। तो बोथ द सेंटेंसेस, ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो है आपके, दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द कंप्लीट मीनिंग। अब जरा और भी देखते हैं एग्जांपल, और भी देखते हैं, आइए। जैसे मैंने लिखा आई नो दैट, ठीक है, आई नो दैट शी इज अ हेल्पिंग गर्ल। मुझे पता है कि भाई वो जो लड़की है ना वो काफी हेल्पिंग है, ठीक है, काफी हेल्पिंग लड़की है। तो यहां पे आप देखते हो कि मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि जिस लड़की के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो काफी हेल्पिंग है। तो ये मेरे दोनों सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2, दे बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर कंप्लीट मीनिंग, दैट्स व्हाई दिस इज बेसिकली योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और भी बताता हूं, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, मैं लिखता हूं आई आस्क्ड हिम when he would go there। भाई मैंने उससे पूछा कि वो वहां पर कब जाएगा, कहां पर, वो भैया आपस में दोस्तों की कोड लैंग्वेज होगी कि कहां पर जाने की बात चल रही है। तो मैंने पूछा अपने दोस्त से कि तू वहां कब जा रहा है, तो आई आस्क्ड हिम, लेकिन मैंने पूछा क्या है उससे कि वो वहां क्या जाएगा। तो बोथ द सेंटेंस डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर कंप्लीट मीनिंग, दैट्स व्हाई इट इज सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग। तो भैया सहारे की जिन सेंटेंसेस को जरूरत हो और ऐसे सेंटेंसेस को जो भी कंजंक्शन जोड़ता है वो सबऑर्डिनेटिंग है, तो ये मेरा कंजंक्शन हो गया, बात खत्म, ठीक है, ये मेरा कंजंक्शन हो गया। और भी आते हैं, क्या दिक्कत है, कहीं जाना थोड़े भाग के, और भी लो एग्जांपल भर भर के, ठीक है, और भी एग्जांपल्स लो। मैंने कहा शी हैज डाइड, ठीक है, वो मर गई, बेचारी मर गई, शी हैज डाइड बिफोर शी रीच्ड 30, कि भाई वो 30 साल की भी नहीं थी और बेचारी मर गई। शी हैज डाइड बिफोर शी रीच्ड 30, शी हैज डाइड बिफोर शी रीच्ड 50। तो मैंने बिफोर यहां यूज किया, तो दिस इज माय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये मेरे दोनों सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन बता रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके के आपके सारे की सारी बातें जो होंगी वो हमारी हो जाएंगी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जरा चलते हैं आगे, ठीक है, अब जरा चलते हैं आगे। एक और सेंटेंस ले लो आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एक और सेंटेंस, ही studied very hard, he studied very hard, therefore cleared CDS, कि भैया उसने बड़ा ही मन लगा करके पढ़ाई करी और उसका CDS का पेपर क्लियर भी होगा, खुश हो जाओ, क्या बात है, आप लोगों का भी होगा सबका। तो he studied very hard therefore cleared CDS, तो therefore जो मेरा था वो भैया मेरा कंजंक्शन होगा, और वो बता रहा है कि वो जो है बंदा, उसने बहुत मेहनत की तो उसको रिजल्ट क्या मिला कि भैया उसने अपना सीडीएस का पेपर पार कर लिया। तो ये मेरे इस तरीके के जो भी कंजंक्शंस हैं बॉयज एंड गर्ल्स, ये मेरे सारे के सारे हो जाते हैं क्या, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। आइए जरा, अब जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं वो आपका बहुत ही बड़ा विलेन है कंजंक्शन का, वो बहुत ही बड़ा विलेन भी है। और ये चीज समझ ली तो तुम्हें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे इधर उधर अपने पेपर में, तो इसको बहुत प्यार से और बहुत ढंग से समझना। कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब देखो कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या है कि ये वो कंजंक्शन है जो हमेशा आपके बेसिकली पेयर में यूज होंगे। कैसे कंजंक्शन है जो हमेशा पेयर में यूज होंगे, कि भैया एक के साथ एक आएगा, ठीक है, एक के साथ दूसरा चलेगा, वैसा वाला सिस्टम है इनका। आइए जरा, 7 जन्मों का साथ है इनका, तो जरा देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला भैया मेरा आइदर, तो आइदर और, जहां आइदर आएगा वहीं और आएगा भैया, आइदर के बाद हमेशा और आएगा और कुछ भी नहीं आएगा इसके अलावा। नाइदर के बाद नॉर, रट लेना इनको, मतलब रट लेना, समझने का तो कुछ समझने का भी है इसमें। बेसिकली जो भी आप अब तक रीडिंग करते हो, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो ऑलरेडी यू पीपल नो कि हाँ इसके बाद ये चीज यूज होती है। इसके बाद
यूज होती है ये चीज, बट कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं पता वो देख लो। नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद आएगा हमेशा बट ऑल्सो। आगे चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। फिर आता आपका बिटवीन, और बिटवीन के बाद हमेशा आएगा एंड। बिटवीन के बाद हमेशा क्या आ रहा है, एंड आएगा। नेक्स्ट आते हैं, फिर आता आपका बोथ, बोथ के बाद भी आपका एंड आता है। फिर आता आपका लेस्ट, लेस्ट जरूर याद रखना क्योंकि भैया लेस्ट पे तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं। लेस्ट के बाद हमेशा आपका यूज जो होगा वो शुड यूज होगा। लेस्ट के बाद क्या यूज हो रहा है, हमेशा लेस्ट के बाद आपका शुड यूज होगा, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए। आइए जरा आगे चलते हैं, और अगर हम देखें फिर आता आपका सच, और सच के बाद क्या होता है, यूज सच दैट। नेक्स्ट आता है जी आपका सो, सो के साथ क्या यूज होता है, सो दैट। नेक्स्ट आते हैं, फिर आता आपका हार्डली, और हार्डली के बाद यूज होता है व्हेन, ठीक है। फिर आता आपका स्कार्सली, और स्कार्सली के बाद भी आपका व्हेन यूज होगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको नो सूनर, नो सूनर के बाद आपका देन यूज होता है। सो दीज आर बेसिकली सम कोरिलेटिव कंजंक्शन, एक के साथ दूसरा चलेगा, जान दे देंगे लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं होंगे भाई साहब, बहुत ही तगड़ा वाला रिलेशनशिप है इनका, बचपन का प्यार है। चलिए जैसे एग्जांपल देता हूं मैं अब आपको देता हूं एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा पहला, आई फियर लेस्ट इट विल रेन। क्या गलती है इसमें बताओ, मैंने लिखा वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू स्टम्बल। अब आपको मैं ये दोनों सेंटेंसेस दूं तो आपको तुरंत दिमाग स्ट्राइक करेगा कि यार सर जी अभी तो आपने बताया था कि लेस्ट की गर्लफ्रेंड जो है वो शुड है, और लेस्ट बिना शुड के कहीं जाता नहीं है, तो भैया आई फियर लेस्ट तो विल कहां से आ गया भैया, ये तो शुड आएगी और इसका सर फोड़ देगी, तो भैया यहां पे आएगा क्या, शुड। ठीक है, यहां पे आएगा क्या, शुड। दूसरे में आए हम, वॉक केयरफुली लेस्ट यू स्टम्बल। सर ये लेस्ट तो है, इसकी गर्लफ्रेंड कहां है, ये तो अपनी गर्लफ्रेंड के बिना कहीं जाता ही नहीं है, वो मिसिंग है, उसको बुलाओ जरा फोन करके। कहां आएगी, यू के बाद आएगी शुड। तो इस तरीके से आप इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे क्योंकि ये आपको बहुत ही जबरदस्त गलतियां कराते हैं। आई फियर लेस्ट इट शुड रेन, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल। बाकी जितने भी है आपके सबके सब का ध्यान रखना है, सिर्फ लेस्ट का ही नहीं। और एग्जांपल देखो बाकी जो पेयर्स हैं उनका, मैंने लिखा ही इज नॉट ओनली अ सिंगर, he is not only a singer but also a एक्टर। तो भैया वो सिर्फ सिंगर नहीं है, वो एक्टर भी है, दिलजीत दोसांझ हमारा, ठीक है, दिलजीत दोसांझ जानी हमारा आ जाता है मूवी में। तो ही इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो एक्टर। अब देखो एक और गोल्डन रूल मैं यहां लिख रहा हूं, उसको भी फॉलो करना वाइल यूजिंग दिस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके यूज होंगे देन यू आर गोइंग टू यूज डिफरेंट आर्टिकल्स, यू आर गोइंग टू यूज सेपरेट आर्टिकल्स, यू आर गोइंग टू यूज सेपरेट आर्टिकल्स। सर कहना क्या चाहते हो, कहना सर आपके ये चाहते हैं कि ही इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो अ एक्टर लगाया मैंने, मैं इसको हटा सकता था भैया, ही इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो एक्टर, गलत हो जाता। आर्टिकल की ये खासियत है कि जब भी आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप लगाओगे भैया सेपरेट यूज होगा। आप बोलोगे सर ऊपर क्यों नहीं लगाया, तो ऊपर हमने किसी की बात ही नहीं करी, ऊपर तो हमने बोला आई फियर, ठीक है, लेस्ट इट शुड रेन, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल, यहां पे बात ही नहीं हुई, यहां पे सिर्फ यू की बात हुई, ठीक है। तो
जहां भी आपको इस तरीके से चीजें बताई जाएंगी कि भाई अ सिंगर अ एक्टर, तो यहां पे आप हमेशा लगाओगे सेपरेट आर्टिकल्स। तो मेरा आया नॉट ओनली, और नॉट ओनली की गर्लफ्रेंड भी आ गई बट ऑल्सो, तो भैया बात तो सही थी, सेंटेंस पूरा सही था। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने लिखा स्टार्ट स्टडिंग लेस्ट यू डैश फेल। क्या लगाओगे? आप बोलोगे सर अभी तो बताया पेयर, शुड आएगा सर। तो स्टार्ट स्टडिंग लेस्ट यू शुड फेल, तो यहां भी आप लेस्ट लगाओगे। चलो अब देखो अब देखो, अगर मैं आपको यह कहूं कि इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, स्टार्ट स्टडिंग लेस्ट यू फेल, क्या सेंटेंस सही है? आप कहोगे नहीं है, इसी के लिए तो मैं गेम खेल रहा था ये भी सेंटेंस आपका सही है। सर आप तो धोखा कर रहे हो, अभी कह रहे थे शुड आएगा इसकी गर्लफ्रेंड के बिना ये कहीं जाता नहीं है, अब इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो कि सही है सेंटेंस। तो इस बात का भी याद रखना कि लेस्ट के बाद या तो आप शुड यूज करना या फिर कुछ भी यूज मत करना। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? लेस्ट की गर्लफ्रेंड ने उसको बोला है कि अगर या तो मेरे साथ जाओ कहीं भी, या फिर किसी दूसरी लड़की के साथ मत चले जाना, भले ही अकेले चले जाना। तो ये रूल चलता है लेस्ट के साथ कि या तो शुड के साथ वो जाएगा या अकेला जाएगा, बाकी बात खत्म। ये लेस्ट के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो लेस्ट के लिए क्या है कि दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट होते हैं, तो बाकी आप एग्जाम में देखोगे कि अगर कुछ नहीं दिया तो कोई इशू नहीं है। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि स्पॉटिंग द एरर में आप दिक्कत ना कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुड की जगह कुछ और दिया है तो भैया उसको घसीट घसीट के मारना। नेक्स्ट चलते हैं जरा आगे, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैंने लिखा एक और सेंटेंस, वी हैव अ ब्रेक बिटवीन, वी हैव अ ब्रेक बिटवीन 9 AM टू 10 AM। बताओ क्या गलती है सेंटेंस में? अब आप फिर से जाओगे कि सर जी ये तो कंजंक्शन वाली बात है, और कंजंक्शन वाली बात थी तो आपने बताया बिटवीन आया है, तो बिटवीन की गर्लफ्रेंड तो एंड होती है, टू क्या कर रही है यहां, तो टू को भगा दो, तो यहां लगाओगे भैया आप एंड, ठीक है। क्योंकि हमने आपको अभी मैंने आपको बताया कि बिटवीन के बाद आप यूज करते हो एंड, लेस्ट के बाद आप यूज करते हो ये, ठीक है, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो, नो सूनर के बाद देन। तो ये सारे के सारे पेयर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि इन्हीं को यूज करोगे। तो ये देखने में कितना सही लग रहा है ना सेंटेंस, वी हैव अ ब्रेक बिटवीन 9 AM टू 10 AM, और बोलते भी है लोग आधे से ज्यादा ऐसे ही, बट ऐसा आप नहीं करोगे, बट आप ऐसा नहीं करोगे। चलिए आगे चलते हैं। मैंने लिखा बोथ, बोथ राधा एंड राम फेल्ड इन मैथ्स, ठीक है। तो हमने देखा कि सर बोथ आया एंड आया, बात तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बोथ के बाद हम क्या यूज करते हैं? एंड यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस भी हमारा सही है, ये दोनों का पेयर हमारा बन गया। तो ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो मैं कह रहा था कि ये गेम बना भी सकते हैं और ये गेम बिगाड़ भी सकते हैं। तो अगर आपको आते हैं तो आपका गेम बनाएंगे, नहीं आते हैं तो आपका ये गेम बिगाड़ेंगे। चलिए अब मैंने एक और चीज बताई हमने कि नो सूनर के बाद देन आता है, उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो सूनर और देन का रिलेशनशिप है, इसका भी देख लेते हैं, नाराज हो जाएंगे बेचारे कि हमारा नाम नहीं हुआ। चलिए जरा देखते हैं। मैंने कहा नो सूनर नो सूनर हैज द नो सूनर हैज द क्लास स्टार्टेड, नो सूनर हैज द क्लास स्टार्टेड डैश द नेटवर्क वेंट आउट। यही हो रहा है हमारे साथ कल शाम से, जैसे ही हम अपनी क्लास शुरू करते हैं हमारा वाईफाई कहता है नहीं मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, पर कोई दिक्कत नहीं, हमें थोड़ी रोक लेगा वाईफाई, चलो हम यहां पढ़ लेंगे। तो नो सूनर हैज द क्लास स्टार्टेड डैश द नेटवर्क वेंट आउट। आप कहोगे सर नो सूनर तो आ गया, सर इसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढ के लाओ। नो सूनर की गर्लफ्रेंड कौन है?
नो सूनर की गर्लफ्रेंड कौन है? देन। तो नो सूनर हैज द क्लास स्टार्टेड देन द नेटवर्क वेंट आउट। भैया जैसे ही क्लास शुरू हुई वैसे ही नेटवर्क चला गया, बात खत्म हो गई यहां पे। तो आप इसी तरीके से जो है सेंटेंसेस का यूज करोगे, ठीक है, इसी तरीके से आप सेंटेंस का यूज करोगे और इनको पेयर में यूज करके सारे के सारे काम करोगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे और पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं कंजंक्शन के बारे में जो हमारे लिए एसेंशियल रहने वाली हैं। नेक्स्ट आइए। तो अब तक जो हमने पढ़ा मैं उसको एक बार बता देता हूं आपको। सबसे पहले पढ़ना शुरू किया हमने कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन किसी को भी जोड़ सकते हैं, चाहे वो वर्ड टू वर्ड हो, चाहे वर्ड टू सेंटेंस हो, फ्रेज हो, क्लॉज हो, कुछ भी हो, ठीक है, वर्ड हो, फ्रेजेस हो, क्लॉज हो, सेंटेंस हो, कुछ भी हो, ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने दूसरी चीज पढ़ी कि कंजंक्शन जो है सबसे पहला है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग क्या है कि जहां पे व्हेन मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट हो दोनों के दोनों सेंटेंसेस, वहां पे हमने एंड देखा, बिकॉज का यूज, एंड का यूज देखा हमने, एज वेल एज का यूज देखा कि एज वेल एज हम स्ट्रेस के लिए यूज करेंगे, एंड हम सिंपली यूज कर देंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़े फिर हमने देखा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग में हमने तीन कंजंक्शंस की बात की थी। एक मैंने आपको एंड का यूज समझाया था, एक मैंने एज वेल एज का समझाया था, और एक मैंने बट का भी समझा दिया था आपको। फिर आए थे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग में हमने समझा कि भाई जहां सेंटेंस पे एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। तीसरी चीज जो लास्ट अभी हमने रिसेंटली पढ़ी वो थी हमारी कौन सी? वो थे हमारे पेयर्स, ठीक है, कि वो हमारे थे पेयर्स कि भैया किस किस तरीके से को रिलेटिव कंजंक्शन थे वो। और इसमें हमने देखे कि बिना पेयर के बात नहीं बनेगी, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में जाएंगे, ठीक है, कहीं जाएंगे तो बात इतनी सी थी। तो ये चीजें हम तक हमने कंजंक्शन में पढ़ी है। आई होप ये चीज आपको समझ आई है। अब आगे जरा शुरू करते हैं। चलो, अब हमने देखा कुछ और यूजेस देखते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं और कुछ और यूजेस देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूज ऑफ ऑल्दो एंड दो। ऑल्दो कब यूज करते हैं और दो कब यूज करते हैं, आइए। ऑल्दो का और दो का यूज देखते हैं। अब देखो ऑल्दो और दो जो है आपके, उनके साथ भी सेम बात है, ठीक है, इनके साथ भी सेम बात है कि भैया ये भी आपके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में आएंगे बट की तरह। अच्छा, और इनकी भी एक गर्लफ्रेंड है, और इनकी गर्लफ्रेंड क्या है? इनकी गर्लफ्रेंड है येट। तो ऑल्दो और दो जब भी जाएंगे येट के साथ जाएंगे। लेकिन ऑल्दो और दो ना थोड़े हरामी टाइप के बंदे हैं, ठीक है, ये थोड़े हरामी टाइप के इंसान है। इन्होंने क्या कर रखा है, डबल डेटिंग भी कर देते हैं कभी कभी। तो कभी ये येट को ले जाते हैं, येट नहीं होती तो इनकी दूसरी गर्लफ्रेंड है जिसको हम बोलते हैं कॉमा। और अगर ऐसे ही हरकत रही तो ये जो गर्लफ्रेंड है इनकी कॉमा इनको सही में कॉमा में पहुंचा देगी। तो हमने कहा ठीक है सर, येट या कॉमा। तो दो गर्लफ्रेंड है इनकी, जिसके साथ मन करता निकल लेता है। तो ऑल दो और दो की ये बात रहेगी। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, ऑल दो he was ill, भैया हालांकि वो बीमार था, although he was ill yet, ठीक है, yet although he was ill yet he finished his work on time। भैया कोई इंसान था, उसको खांसी जुकाम बुखार था हल्का फुल्का, लेकिन वो फिर भी इतना डेडिकेटेड है अपने काम के लिए कि बीमार होने के बावजूद भी उसने अपना काम जो है वो टाइम पे खत्म कर दिया। तो वो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, चलो अच्छा एटीट्यूड है। ऑल्दो ही वॉज इल येट ही फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम। तो मैंने कहा भैया ऑल्दो आया तो मेरा आ गया येट, बात बस इतनी सी थी। ऑल्दो आया तो मेरा आ गया येट। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा, ऑल्दो it was very cold, भैया ठंड तो बहुत थी। although it was very cold but he was wearing
ओनली अ शर्ट। भैया ठंड इतनी थी कि मैंने एक स्वेटर, एक जैकेट, एक इनर पहन रखी है। मेरा दोस्त आया बाइक चलाते हुए मस्त शर्ट में, और उसको मैंने देखा, मैं परेशान हो गया। तो मैंने आपको बताया कि ऑल दो इट वॉज वेरी कोल्ड बट ही वॉज वियरिंग ओनली अ शर्ट। और आपसे मैंने कहा कि कुछ गलत बोला क्या मैंने, आप तुरंत पकड़ लोगे कि हाँ जी सर, ऑल दो आया तो सर इसकी तो दो गर्लफ्रेंड नहीं, एक येट और एक कॉमा, तो सर तीसरी नहीं बना सकता ये, तो यहां पे क्या लगा दो, येट लगा दो चुपचाप। ऑल्दो इट वॉज वेरी कोल्ड येट ही वॉज वियरिंग ओनली अ शर्ट। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस देखोगे। चलो दो का देख लेते हैं, ठीक है, दो का देख लेते हैं। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना आपके, जैसे बट के लिए हमने यूज किया कि भाई बहुत ज्यादा ठंड थी लेकिन फिर भी शर्ट पहनी हुई थी, तो ये भी आपके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हुए। नेक्स्ट आते हैं और जी बात करते हैं किसकी, दो का एक एग्जांपल देखते हैं। दो ही दो ही ट्राइड his level best, though he tried his level best, yet though he tried his level best, yet he lost the game। भाई उसने भरपूर कोशिश की, हर संभव प्रयास उसने किया, लेकिन बेचारा हार गया। ठीक है, लेकिन बेचारा फिर भी हार गया। तो दो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, ठीक है, येट ही लॉस्ट द गेम। तो दो आया, दो के साथ क्या आएगा भैया, येट आएगा। बात इतनी सी है, ये बात आई होप सबको समझ आई होगी। चलिए जरा आगे चलते हैं, चलिए जरा आगे चलते हैं। अब चलते हैं और कुछ और यूजेस सीखते हैं, ठीक है, और भी कुछ यूजेस सीखते हैं। अब देखो मेरे 3 वर्ष हैं, हार्डली, ये जो मैंने आपका कुछ पोर्शन है मैं छोड़ दिया था पीछे वाले चैप्टर्स में, मैंने कहा था आगे मैं कराऊंगा जब सही समय आएगा, तो वो मैं अब कराता हूं आपको। हार्डली, स्कार्सली, जो आपके थोड़े से कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं, हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर। अब देखो हार्डली है, स्कार्सली है, नो सूनर है। आप कहोगे सर इनकी तो गर्लफ्रेंड है पहले से, कौन है भैया, हार्डली की है वेन, स्कार्सली की कौन है, इसकी है भी, इसकी भी वेन सर, और नो सूनर की देन। ठीक है जी। तो आप हमेशा याद रखोगे कि जब आप इन वर्ड्स का यूज कर रहे हो, व्हेन यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स, तो आपको एक रूल याद रखना है। वो रूल क्या है, ठीक है, कि जो आपके हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर हैं, उनके जस्ट बाद आपकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, जो भी ये तीनों हैं इनके जस्ट आफ्टर आएगी जी भैया आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो आप इनके आगे क्या लगाओगे, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप डिड प्लस V1 लगाओ और हेड प्लस V3 लगाओ। मैं बता रहा हूं ये बात भूल मत जाना, ठीक है, ये बात भूल मत जाना, बहुत दर्द देगी वरना जब गलत करके आओगे। भैया हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, व्हेन, व्हेन, देन, इनके बाद या तो मैं डिड प्लस V1 यूज करूंगा अपने सेंटेंस के अंदर, या फिर मैं हेड प्लस V3 यूज करूंगा, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करूंगा। आइए जरा सेंटेंसेस बना के देखते हैं, कुछ गलतियां करते हैं और सीखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मेरा क्या कहता है, मैंने कहा नो सूनर no sooner I started playing music then my mom shouted। अब मैंने कहा कि भाई जैसे ही तो मैंने गाने बजाए, तो यहां से मेरे गाने बजे, वहां से मम्मी चिल्लाई। ठीक है, दिन भर गाने सुनता रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है, ये है वो है। भाई साहब गाना बंद हो गया, वो खुद ही बंद हो गया स्पीकर शर्म के मारे। तो नो सूनर आई स्टार्टेड प्लेइंग म्यूजिक देन माय मॉम शाउटेड। अब मैंने कहा इसमें बात ढूंढो, गलती ढूंढो। आपने कहा सर नो सूनर आया, ठीक है सर, नो सूनर के बाद सर देन आता है, देन भी आ गया। तो पहला बात तो सही है कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही निकला है बाहर घूमने, लेकिन दूसरी बात अब आप याद करोगे, क्या याद करोगे, कि सर ने बोला था या तो डिड प्लस V1 लगाना, या तो डिड प्लस V1 लगाना, या हेड प्लस V3 लगाना। तो इस सेंटेंस को जरा रीराइट करो मेरे इस रूल को याद रख के। मैंने कहा नो सूनर
और जस्ट सूनर के बाद आएगा वो, मैंने आपको बताया था इनके जस्ट बाद आपका आएगा नो सूनर डिड आई स्टार्ट। ठीक है, V1 स्टार्टेड क्या है, V1 नहीं है भैया, तो नो सूनर डिड आई स्टार्ट, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नो सूनर डिड आई स्टार्ट प्लेइंग म्यूजिक देन माई मॉम शाउटेड। ये हो गई बात आपकी सही। अब देखो ये चीजें भूल मत जाना, पेपर में भी आपको क्वेश्चन इस पर दिखेंगे, हर जगह क्वेश्चन दिखेंगे और ये आपको करने भी हैं ठीक से। तो जब भी आपको नो सूनर और आपका हार्डली स्कार्सली ये सब दिखे तो आप डेढ़ प्लस V1 लगाओगे। दूसरी तरीके से मैं सेंटेंस को कैसे लिख सकता हूं बॉयज एंड गर्ल्स, मैं इसको और भी कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं नो सूनर हैड आई, मैंने लिखा नो सूनर हैड आई स्टार्टेड, हेड प्लस V3 स्टार्टेड प्लेइंग म्यूजिक देन माई मॉम शाउटेड। अब ठीक है, अब ठीक है मेरे तीनों सेंटेंस। अब इनमें ना, अब मैं आपको धीरे धीरे और भी ले जाऊंगा, ठीक है, और भी धीरे धीरे आप हम जाएंगे और समझेंगे। अब आप ये देखो, अगर मैं इस स्टार्टेड को यहां सेंटेंस से हटा दूं, नो सूनर आई प्लेड म्यूजिक मैं लिख देता देन माई मॉम शाउटेड, ठीक है, नो सूनर आई प्ले म्यूजिक देन माई मॉम शाउटेड, तो यहां से भी मैं स्टार्ट हटा सकता हूं और इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेरे को करनी है, मैं प्ले कर सकता हूं, नो सूनर डिड आई प्ले म्यूजिक देन माई मॉम शाउटेड, मैं यहां से स्टार्टेड को हटाऊंगा और इसको कर दूंगा, ठीक है, प्लेड म्यूजिक, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सेंटेंसेस को देखोगे कि भैया कहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, उससे भी हमें बचना है। तो ये सारी की सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है क्या है, वो क्या है कि हम सर यूज करेंगे डिड प्लस V1 और हैड प्लस V3। तो नो सूनर आई प्ले म्यूजिक देन माई मॉम शाउटेड, बात खत्म। नेक्स्ट आते हैं, जरा आगे आगे की बात करते हैं और भी सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा, एक और सेंटेंस लिखते हैं, नो सूनर आई रीच देयर, नो सूनर आई रीच देयर देन ही वेंट आउट। तो भाई जैसे मैं वहां पहुंचा वो बाहर आ गया, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या गलती लग रही है, आप कहोगे सर बात में वही गलती है, नो सूनर के बाद आना चाहिए डिड, नो सूनर डिड आई, नो सूनर डिड आई रीच, तो डिड प्लस V1 लग गया, रीच देयर देन ही वेंट आउट। दूसरा मेरा और क्या कर सकता हूं मैं, नो सूनर हैड आई रीच्ड देयर देन ही वेंट आउट। तो ये तीनों ही सेंटेंस, ये सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 दोनों ही मैंने ठीक कर दिए। तो इसी तरीके से आप जो है काफी अच्छे से ये चीज याद रखने वाले हो कि डिड प्लस V1 और हेड प्लस V3 आपका आएगा। नेक्स्ट आते हैं जरा, ठीक है, चलो। अब क्या होता है कि कई जगह हमें सेंटेंसेस को जंबल तरीके से दे दिया जाएगा, आगे पीछे सेंटेंसेस हमें आगे पीछे वर्ड्स उसके करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो उसको देखते हैं कि बात क्या है। मैंने लिखा ही नॉट ओनली, ठीक है, ही नॉट ओनली विजिटेड मुंबई बट ऑल्सो पुणे। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, इसमें आपको ये सेंटेंस को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे सर बैलेंस कैसे करेंगे, ये सेंटेंस आपको पढ़ने सुनने में बढ़िया लग रहा होगा लेकिन ये सही नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको आप सिंपल सी बात है, आप लिखोगे ही विजिटेड नॉट ओनली मुंबई बट ऑल्सो पुणे। तो आप इन दोनों को मिलाओगे फटाफट से, ठीक है।
तो नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है हमारा, हमने कहा बात तो ठीक है। तो इसी तरीके से आप चीजों को ध्यान रखोगे, ठीक है। मैं जैसे बोलूं कि ही स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग टू ऑफिस बट ऑल्सो गोइंग एनीवेयर, तो यहाँ पे आप उस चीज को ध्यान रखोगे कि हाँ भैया काम तो हमें इसी तरीके से करना है। आगे जरा चलते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या चीज हमें समझनी है यहाँ पे। चलिए अब देखो, ये काम जो है, ये काम जो है मैंने आपको बताया कि भाई आप जो है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर आपने विजिटेड यूज किया, फिर उसके बाद नॉट ओनली लगाया। तो ये जो काम है आपको बैलेंसिंग का तीन चीजों के साथ करना है। वो करना है आपको, एक तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ ये करना है आपको आइदर और के साथ, और ये करना है आपको नाइदर नॉर के साथ, ठीक है। और ऊपर वाला काम आपको पता ही है, ये जो मैंने आपको बताया कि भाई ये आपको चीजें यूज करनी है हार्डली, स्कार्सली, नो सूदर के साथ। तो इन सारे कंजंक्शंस का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये वो कंजंक्शन है जो रिपीटेडली आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। वरना कंजंक्शन तो बताने को बहुत है, एज और सिंस का यूज बताओ सर, लाइक और एस का बताओ, बट और हाउएवर का बताओ, व्हेन और व्हाइल का बताओ, बिकॉज और फॉर का बताओ, वो भैया आप अपने आप सेंटेंस पढ़ के कर लोगे, इतना मुझे आपके ऊपर विश्वास है। जो मेन मेन गलतियां और मोटी गलतियां जो है पता नहीं लगती, जो आप एग्जाम में करके आते हो, मैं आपको वही सिखाऊंगा यहाँ। आइए जरा आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नॉट ओनली का हमने और बट ऑल्सो का देख लिया, और आयदर और का भी मैंने बोला, ठीक है। आयदर और का भी हमने बोला कि भैया आयदर और को भी आपको इसी तरीके से यूज करना है। चलो एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहां पे, आयदर और का भी मैंने लिखा, यू मस्ट, यू मस्ट आयदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। मैंने बोला यार तो भाई मेरे को पूरी स्टोरी बताओ, यार पूरी नहीं बता रहे हो तो यार कम से कम एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट तो बता दो मेरे को। तो यू मस्ट टेल मी द होल स्टोरी और आइदर, ठीक है, और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो आपने कहा कि ये तो सर बैलेंसिंग वाला है, आइदर, नाइदर और नॉट ओनली को हम बैलेंस करते हैं। आपने कहा सर ये सेंटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए, यू मस्ट टेल मी, यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी, आइदर द होल स्टोरी, ठीक है। यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो आपको यहां पे विशेषकर इसी चीज का ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब है, आपको वर्ब आपको पहले घसीट देनी है और ये वर्ड्स आपको बाद में लेकर के जाने हैं। जैसे मैंने टेल का लिखा यहां, ठीक है भैया, टेल जो है उसके बाद हमने आइदर को यूज किया, तो जो वर्ब है आपकी उसको आप घसीट दोगे, ठीक है। आगे चलिए जरा आगे चलते हैं। वैसे ही सेंटेंस में हम देखें तो विजिटेड, ही नॉट ओनली विजिटेड, तो मेरा जो विजिटेड है दैट वाज बेसिकली माय व्हाट वर्ब, तो मैंने वर्ब को घसीट दिया आगे और वर्ब के आगे मैं ले गया इसको। तो वर्ब के पहले कभी भी आप नॉट ओनली, आइदर और नाइदर इन सारे वर्ड्स का यूज नहीं करोगे, बात खत्म हुई। चलिए देखो, अब आते हैं आपके कुछ और कंजंक्शन जिनको हम जानते हैं हार्डली, स्कार्सली एंड बेयरली के नाम से। हार्डली, स्कार्सली और बेयरली। देखो ये ऑलरेडी ना, ये ऑलरेडी आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। हार्डली, स्कार्सली, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस आपके, दे आर ऑलरेडी योर नेगेटिव सेंटेंस। तो आप नेगेटिव सेंटेंस को कभी भी नेगेटिव तरीके से इसके आगे नेगेटिव चीज यूज नहीं करोगे। देखते हैं कैसे, बहुत नेगेटिव नेगेटिव होगा, एग्जांपल से समझाता हूं। यानी कि आप इसके आगे कभी नो का यूज नहीं करोगे, आप इसके आगे कभी नॉट का यूज नहीं करोगे, ठीक है, और आप प्रेजेंट टेंस यूज करोगे। इस चीज का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैंने एग्जांपल लिखा, आई एम हार्डली नॉट
प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। अब देखो इस बात को, सिंपल सी बात आप समझ सकते हो कि आई एम हार्डली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। आप वही बोलोगे कि सर हार्डली जब आ गया है, ठीक है, हार्डली जब आ गया है तो नॉट की जरूरत क्या है, तो इसको जरा यहां से हटा दो, तो आई एम हार्डली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, ये आपका सेंटेंस यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है हार्डली, स्कार्सली, बेयरली हो गए आपके, उसी तरीके से आपके अनटिल और अनलेस होता है। ठीक है, अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस को भी आप नेगेटिव सेंस में यूज नहीं करोगे। ठीक है, नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होंगे, इनके आगे भी नो और नॉट नहीं लगाओगे, और इनके जस्ट आगे वाला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट होगा, फ्यूचर नहीं होगा। बात करता हूं मैं आगे, आइए। अनटिल और अनलेस की बात कर रहे थे हम, अनटिल की और अनलेस की, तो जरा देख लेते हैं भैया, अनटिल को देख लेते हैं। मैंने लिखा प्लीज वेट, प्लीज वेट इन द वेटिंग रूम, प्लीज वेट इन द वेटिंग रूम। आपका इंटरव्यू देने गए हो, आपको भैया बोल दिया कि प्लीज वेट इन द वेटिंग रूम अंटिल आई कॉल योर नेम। तो आपने देखा अंटिल आया, मैंने कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया और मैंने प्रेजेंट टेंस यूज किया, आई कॉल योर नेम, बात खत्म। और भी एग्जांपल देखते हैं, मैंने और भी एग्जांपल लिखने हैं। मैंने लिखा कि होल्ड फायर अंटिल आई आस्क यू। तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस जो है, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं उनमें आप कभी भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करोगे। और भी कंफ्यूजिंग सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूं, मैं लिखा अंटिल ही डजंट, until he doesn't pay the bill, until he does not pay the bill, ठीक है, कॉमा द कंपनी विल कीप कॉलिंग हिम। तो भैया जब तक वो बिल नहीं दे देगा तब तक तो कंपनी उसको धे फोन पे फोन करती ही रहेगी। अब मैंने कहा इसमें गलती बताना यार बॉयज, कुछ दिख रहा है गलत दिख रहा है कुछ, आप बोलोगे कि सर दिख तो रहा है, क्या दिख रहा है सर, अंटिल मेरा आ गया था तो शायद उसके बाद कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए था। ठीक है, यानी कि आप डजंट का यूज नहीं कर सकते। तो अंटिल ही पे द बिल द कंपनी विल कीप कॉलिंग हिम, और अंटिल के बाद जो पहला सेंटेंस था वो मैंने प्रेजेंट लिया, अंटिल ही पे द बिल द कंपनी विल कीप कॉलिंग हिम। बात इतनी सी है। ठीक है, चलिए मैंने लिखा अनलेस का देख लेते हैं, अनलेस का देख लेते हैं। यू विल फेल, यू विल फेल इन एग्जाम। तो भैया आप एग्जाम में फेल हो जाओगे अनलेस यू स्टडी हार्ड। तो कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लिया मैंने और प्रेजेंट यूज किया। चलो, तो इस तरीके के जो भी चीजें होंगी उनका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, जो भी पेयर्स मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि ऐसे ये जो वो पेयर्स है, मैं कोई बेकार की चीज आपके सामने नहीं लेकर आया कि भैया इसको इसलिए यूज करते हैं, पूरा लिखवा रहा हूं मैं आपको, और भैया इवन को यहां यूज करते हैं, वो तो यार फॉर को ऐसे सेंस को ऐसे, वो तो आप कहीं ना कहीं जानते हो। जो चीजें आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत करोगे वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो यू विल फेल इन एग्जाम अनलेस यू स्टडी हार्ड। तो ऐसे अंटिल, अनलेस, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, आइदर के बाद आपको याद रखना है कि बैलेंसिंग करनी है, वर्ब के बाद पहुंचाना है, आइदर है वो नाइदर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो को। और जो स्कार्सली और ये सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बताया कि उनके जो सेंटेंसेस हैं उनके आगे डिड प्लस V1 या हेड प्लस V3 लगाना, बाकी कुछ मत करना जिंदगी में। अब जरा आते हैं आगे। ये तो बात हो गई कि सर अंटिल और अनलेस के साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, और सर नेगेटिव वर्ड के अलावा हम ये भी समझ गए कि उनका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट होगा। तो सर कभी कभी अंटिल और अनलेस में भी तो कंफ्यूजन दे देगा हमें एग्जामिनर, भैया क्लोज कॉम्प्रिहेंशन में एक अंटिल दे दिया एक अनलेस दे दिया, तो वहां पे फिर आपका ये रामबाण काम आएगा कि जो अंटिल है
until is basically used in the sentences where we are time bounded. जहां बाउंडेड टाइम की बात होगी वहां आप until यूज करोगे, और आपका unless जो है वो ऐसे सेंटेंसेस में यूज करोगे जो कंटिन्यूइंग टाइम होगा। ठीक है, चलो जैसे मैंने लिखा until you give the money, भैया ये तो टाइम बाउंडेड बात है ना कि जब तक तुम पैसे नहीं देते। ठीक है, आपने बता दिया कि भाई 20 तारीख से पहले पहले मेरे पैसे चाहिए मुझे, नहीं तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तो अंटिल यू गिव द मनी यू विल बी टॉर्चर्ड। तो यहां बाउंडनेस ऑफ टाइम की हमने बात की। तो इन दोनों में आप इनके यूज का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आते हैं जरा आगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे, और अब तो सिंपल सिंपल से हैं, उनका जरा बस ध्यान रख लेना। जैसे अदर है और आपका रेदर, तो इनके बाद हमेशा क्या यूज होता है? अदर देन, रेदर देन, बात खत्म। अच्छा, फिर आते हैं आपके इफ और वेदर। एक इफ और एक वेदर। इफ और वेदर में डिफरेंस समझ लो कि भैया ये हमारे इफ और वेदर बेसिकली यूज कहां होंगे। जो मेरे इफ है और वेदर है वो बेसिकली यूज कहां होंगे। देखो, सबसे पहला रूल तो ये कहता है कि भैया इफ आप वहां पे यूज करो जहां पे आपके पास कंडीशनल सेंटेंस हो, और वेदर आप यहां पे यूज करो जहां पे सिर्फ दो अल्टरनेटिव्स हो। यानी वेदर आप कहां यूज करोगे? वेयर ओनली देयर आर टू अल्टरनेटिव्स। और इफ आप यूज करोगे सिर्फ कंडीशनल सेंटेंसेस में। डोंट वरी, अभी 4-5 एग्जांपल दूंगा, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा इसकी, इफ और वेदर की, आज के बाद जिंदगी में दिक्कत नहीं आने की। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में। दूसरी बात आप कहोगे सर मतलब कैसे सर, मतलब कैसे? और पहली बात तो ये रखोगे कि दो अल्टरनेटिव्स में वेदर, इफ जब अल्टरनेटिव ज्यादा हो और कंडीशनल सेंटेंस हो। दूसरी बात ये रखोगे कि वेदर के बाद आप कभी भी और का यूज देख सकते हो, लेकिन इफ के बाद अगर और दिख जाए तो सबसे पहला काम करना और को गोली मारने का। और को गोली मारने का काम सबसे पहला आपका है। चलो एग्जाम्पल देखो। सॉरी, मैंने लिखा मोना डिडंट नो, मोना डिडंट नो, भैया मोना को नहीं पता था डैश सूरज, डैश सूरज वुड अराइव ऑन फ्राइडे। भैया मोना को पता ही नहीं था कि सूरज जो है वो फ्राइडे को आ जाएगा। अब आपने कहा कि सर इफ लगाऊं कि वेदर लगाऊं? इफ लगाऊं कि वेदर लगाऊं? ठीक है, सबसे पहली बात तो आपने देखी कि सर फ्राइडे को या तो वो आएगा या वो नहीं आया। तो यानी कि यहां पे ऑप्शन ही दो दिए हमें, दो अल्टरनेटिव। भैया वो आ गया और मोना सोच रही थी नहीं आएगा, तो आपके हिसाब से तो सर यहां वेदर लगा देते हैं। लगा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो, अब देखो दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा मोना डिडंट नो, मोना डिडंट नो डैश सूरज वुड अराइव सूरज वुड अराइव ऑन फ्राइडे और सैटरडे। अब फंस गए। सर अब तो दिक्कत होगी सर। अब यहां पे दिख रहा है मैं तो कि दो ही अल्टरनेटिव है, क्लियर क्लियर कि भैया वो फ्राइडे को आएगा या सैटरडे को आएगा। मोना को नहीं पता कि सूरज कब आएगा। तो क्लियर कट देखें, ठीक है। तो दूसरे वाले ऑप्शन में हमें दो ही ऑप्शन दिए, तो वेदर आप लगाओगे यहां। बात को समझना, मैं कह रहा हूं आज सब क्लियर कर दूंगा एक एक चीज कंजंक्शन की, कुछ गलत नहीं करके आओगे। बिकॉज यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो अल्टरनेटिव दिए हैं कि या तो फ्राइडे को आएगा या सैटरडे को, बात खत्म। तो आप दूसरे सेंटेंस में इफ का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज क्लियर कट दो अल्टरनेटिव उसने दे दिए।
लेकिन पहले सेंटेंस में मैंने आपको कंफ्यूज किया था कि मोना डिडंट नो डैश सूरज वुड अराइव ऑन फ्राइडे। तो भैया यहां पे आप देख सकते हो कि क्लियर कट दो अल्टरनेटिव्स आपके नहीं दिए, तो आप वेदर भी लगाओगे यहां तब भी ठीक है, और इफ लगाओगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो वेदर और इफ आप दोनों यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि वेदर तो दोनों ही सिचुएशन में यूज हो जाएगा, लेकिन इफ वही यूज होगा जहां पे क्लियर कट दो ऑप्शन नहीं दिए होंगे। ये बात बस इतनी सी थी, और तो बिल्कुल नहीं आएगा आपका, और वेदर के बाद और आपका आने की संभावना है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे और भी सेंटेंस लिखता हूं मैं, इसके और भी कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा। मैं लिखा आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर डैश सॉरी सचिन विल प्ले और नॉट। भाई मुझे नहीं पता कि सचिन खेलेगा या नहीं खेलेगा, खेलेगा या तो हाँ या ना। तो ऑप्शन कितने थे? दो। लगा दो भैया, क्या लगाओगे? मैंने लिखा दूसरा, ही इंक्वायर्ड डैश, ही इंक्वायर्ड डैश आई वॉज इनवाइटेड, ही इंक्वायर्ड डैश आई वॉज इनवाइटेड, ठीक है, इन द पार्टी और नॉट। ठीक है, अब आपने ये दोनों सेंटेंसेस देखे, तो आपने कहा सर आई एम नॉट श्योर डैश सचिन विल प्ले और नॉट। तो दो सेंटेंसेस इसमें सिंपली यूज हो जाएंगे आपके कि भैया ऑप्शन दो ही थे, तो सर वेदर लगाऊंगा मैं। और दूसरे वाले में भी आप देखते हो कि ही इंक्वायर्ड, मतलब ऐसा होता है ना कि मान के चलो एक दोस्त था, उसने आपसे पूछा कि भाई शादी में चल रहा है। किसकी शादी थी? तीसरा दोस्त था, उसकी बहन की शादी थी। तो ए ने पूछा आपसे कि चल रहा है भाई शादी में, आपने कहा भाई मेरे को तो कार्ड ही नहीं दिया, मैं कैसे चले जाऊं। ए गया शादी में, इसने जाके पूछा इससे, बोला यार तूने उसको कार्ड दिया था, तूने उसको कार्ड दिया था। तो अब ये क्या बोलेगा, या तो हाँ या ना। ठीक है, तो सिंपल सी बात हुई कि यहां भी हमारे सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड दो ऑप्शंस की बात हुई है, तो यहां भी लगाऊंगा मैं वेदर। तो आप वेदर यूज करोगे यहां पे, ठीक है? क्लियर है? इज दिस क्लियर? चलो, तो ये हमने बात की। बाकी जो कंजंक्शंस है आपके, ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक यूज है वो आप एग्जाम में देखोगे, कर लोगे। तो गाइज ये मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको कंजंक्शन समझाने की कोशिश की है। ठीक है, डू वॉच दिस वीडियो, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाओ, और जब भी आप स्पॉटिंग द एरर और जो भी चीज अब लास्ट के दिनों में आप प्रैक्टिस करने वाले हो, जो लास्ट के आपके पास ये 15 दिन बचे हैं, जम के इंग्लिश की प्रैक्टिस करो और ये सारे रूल्स का यूज करके करो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो गाइस इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतनी ही बात करेंगे। बाकी शाम को मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर्स के साथ, और उसमें हम डिस्कस करेंगे जनवरी के करंट अफेयर्स, और कल जो है हम ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स करेंगे। तो ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे अपडेटेड। बहुत सारी चीजें हम एग्जाम तक यहाँ पे करने वाले हैं। बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से पढ़ो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।